चलिए, तो अगेन हम लोग ब्रह्मास्त्र सीरीज के पार्ट 3 S3 को लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। हालांकि मैंने कहा था कि हम लोग वीडियोस पढ़ ही डालेंगे, बट मैंने एक दिन का गैप रखा है, दो दिन का, ताकि बच्चे और अधिक मात्रा में जुड़ जाएं। उन सबका भी भला हो जो इस पीटी और इस UPSI UPPET में भाग लेना चाहते हैं। तो जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको हम पर डे कर देंगे। अभी एक दिन के अंतराल के बाद हम इन वीडियोस को ला रहे हैं, और जो आवश्यक है कि आप उतना ही पढ़ें जहां से आपका सिलेक्शन हो। आप किताबों के बोझ के तले नहीं दबें। सफलता डेटा की भरमार से नहीं होती है, सफलता डेटा की संक्षिप्तता और भरपूरता से होता है। इतने आंकड़े, इतने तथ्य इकट्ठा मत कर लीजिए कि आपको लगे कि आप उस बोझ के तले दबे जा रहे हैं। होता है ना कि ये कोचिंग वाले ये बुक्स, ये नोट्स, ये बुक्स खरीद, तो बच्चा तय ही नहीं कर पाता कि उसे कहाँ से क्या पढ़ना है। तो मेरा बस मोटो ये है कि उन चुनिंदा क्वेश्चंस को किया जाए। आप अपना सिलेक्शन लीजिए, सुकरात नहीं बनिए। चलिए, तो S3 सीरीज का पहला क्वेश्चन हम लेकर जुड़ते हैं, और आप उसी दुगने जोश और उत्साह के साथ जुड़िए। इनको टिक करते चलिए और रटते चलिए। पहला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुगल नाम किससे बना है? आप मुगल वंश का नाम सुनते हैं, मुगल काल का नाम सुनते हैं, तो क्वेश्चन ये कि मुगल नाम किससे बना। और ये क्वेश्चन मुझसे हुआ था इस साल लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू में। जब मेरा इंटरव्यू था हिस्ट्री के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो पहला क्वेश्चन ही मुझसे पूछा था। और हालांकि ये क्वेश्चंस आप 12th के NCERT में जब चैप्टर खोलेंगे तो उस मुगल वाले चैप्टर में पहले ही लाइन पर लिखा है। तो आप सब जानते हैं कि मुगल नाम किससे बना है? मंगोल से बना है। किससे बना है? मंगोल से बना है। बस इतना ही पर्याप्त है। मंगोल कहाँ से आए, कैसे आए, वो बाद में। सिंपल सा वर्ड, मुगल नाम किससे बना है, आंसर क्या होगा? मुगल वर्ड ओरिजिन बाय मंगोलास, मंगोलों से बना है। एक और हिस्ट्री का क्वेश्चन, चार चमन या चार बाग उसको हिंदी में कहते हैं, चार चमन पुस्तक के लेखक कौन है? हु वाज द राइटर ऑफ चार चमन? तो इसका आंसर क्या होगा? चंद्रभान ब्राह्मण। चंद्रभान ब्राह्मण शाहजहां के दरबारी, शाहजहां के समकालीन थे। शाहजहां के काल में ये पुस्तक लगी गई, चार चमन, जिसके लेखक कौन है? चंद्रभान ब्राह्मण है। चलिए आगे, एक और क्वेश्चन हिस्ट्री का, बालू व पडारी, बालू एंड पडारी, दीज टू हड़प्पन साइट्स वेयर आर लोकेटेड। ये बालू और पडारी जो हड़प्पन कालीन साइट्स हैं, हड़प्पा कालीन स्थल हैं, ये किन किन राज्यों में स्थित हैं? तो बालू का संबंध आपका हरियाणा से है, और पाडरी का संबंध आपका गुजरात से है। नॉर्मली हम इन प्लेसेस को नहीं पढ़ते हैं, बैक ईयर क्वेश्चन है, पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। नॉर्मली तो हम राखीगढ़ी हरियाणा से पढ़ लेते हैं, या गुजरात से धौलावीरा पढ़ लेते हैं, लोथल पढ़ लेते हैं। तो वो एक मेन की बात है। जब हम पूरा इंडस वैली पढ़ेंगे तब उसको पढ़ेंगे, लेकिन दो जो मैंने दिए, बालू हरियाणा, पाडरी गुजरात। नेक्स्ट है बैगवो उष्ण कटिबंधी चक्रवात। ये क्वेश्चन सी बैक ईयर है। बैगवो जो साइक्लोन आता है उसका संबंध किस कंट्री से है? तो बैगवो का संबंध बेसिकली फिलीपींस से है। अगर इसके अलावा और कुछ नाम हम जान लें, जैसे विली विली कहाँ पर आता है, तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। विली विली कहाँ पर आएगा? ऑस्ट्रेलिया में आएगा। टाइफून अगर पूछा जाएगा तो चाइना, जापान, फिलीपींस करेंगे। हैरिकेन, हैरिकेन पूछा जाएगा तो आपका हरिकेन अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसका आंसर आपका क्या होगा बच्चों? कैरिबियन सी होता है, बेसिकली USA और मैक्सिको के आसपास आता है। और टॉर्नेडो USA। बैगियो फिलीपींस कर लेना। विली विली अगर आएगा तो ऑस्ट्रेलिया कर लेना। टाइफून आएगा तो चाइना, जापान, फिलीपींस कर देंगे। टॉर्नेडो आएगा तो उसका आंसर आपको करना है USA। चलिए आगे, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बैक ईयर क्वेश्चंस है। उत्तराखंड, UPPCS और PGT दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। देवताल झील कहाँ पर है? देवताल झील किस राज्य में है? तो इसका सबसे पहला आंसर तो ये होगा, देवताल झील आपकी उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में जो तीन महत्वपूर्ण दर्रे हैं, माना, नीति और लिपुलेख। ये क्वेश्चन में आता है कि कौन कौन से दर्रे उत्तराखंड में? तो माना, नीति, लिपुलेख ये पासेज हैं। तो नियर माना पासेज, माना पास के पास ये देवताल लेक है। माना दर्रे के पास देवताल झील है। और इसी
झील के पास से ही सरस्वती रिवर का ओरिजिन होता है, सरस्वती नदी का उद्गम होता है, जो नदी उत्तराखंड में बहने वाली प्रमुख नदी अलकनंदा की सहायक नदी है। सरस्वती का ओरिजिन कहाँ से है? इसी झील के पास से है, और वो अलकनंदा की सहायक नदी है। अलकनंदा और भागीरथी मिल करके ही बाद में गंगा का निर्माण होता है। देवप्रयाग में, वो बाद में पढ़ लेंगे, है ना। गंगा कहाँ से बनती? देवप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। हालांकि बहुत डीप हो जाएगा, अभी इतना ही रख रखते हैं। हाँ, याद रखना कि उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, माना, नीतू और लिपुलेख, और लिपुलेख दर्रे से होकर के ही कैलाश मानसरोवर का रास्ता जाता है। जो कैलाश मानसरोवर आपकी यात्रा होती है, उसका रास्ता भी आपका लिपुलेख दर्रे से होता है। इसके अलावा माना और नीति दर्रे भी उत्तराखंड में है। तो मैंने कहा ना कि कहने के लिए आपके 15 क्वेश्चंस होते हैं। खाली पीडीएफ को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ वो 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन अगर आप वीडियोस ध्यान से सुनेंगे तो आपके क्वेश्चन ऐसे तैयार होते रहेंगे, आपको लगेगा कितने इजीली हम एग्जाम क्वालिफाई कर गए। बट आप अपने उत्साह और जोश से, लगन से लगे रहिए, कम पढ़िए, सटीक पढ़िए, संक्षिप्त पढ़िए। चलिए, तो अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान क्रिसेट, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इसका आंसर होता है क्रिसेट कहाँ पर है? हैदराबाद, तेलंगाना में है। हैदराबाद आज तक पूछा गया है कि इसका आंसर हैदराबाद, लेकिन हैदराबाद में भी कहाँ, इसको अगर कभी आपसे पूछ ले डीप क्वेश्चन, तो पटन चेरुवू याद रखना। एक प्लेस है पटन चेरुवू हैदराबाद में, जहाँ पर ये संस्थान स्थित है। बैकियर क्वेश्चन है, नॉर्मली सभी एग्जाम्स में आता हुआ क्वेश्चन है, तो गलत नहीं करना है, टिक कर लीजिए। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीसीएस में हर बार आया, यूपीएसआई, आरओ, टीजीटी सब में क्वेश्चन आया है कि आर्टिकल 253 का संबंध है। हालांकि ये क्वेश्चंस मैंने जो आर्टिकल वाली सीरीज की थी आपसे कि महत्वपूर्ण संविधान के अनुच्छेद जो आपको रटने के लिए दिए थे, उसमें भी है, उस वीडियो को भी जरूर देखना, तो आपको और स्पष्ट होगा आर्टिकल 253 का संबंध क्या है। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए, जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं उनको लागू करने के लिए आर्टिकल 253 का प्रयोग होता है, अनुच्छेद 253 का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? फोर्थ शेड्यूल का संबंध किससे है? जो चौथी अनुसूची है, फोर्थ शेड्यूल है, उसका संबंध है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। टिक करिए, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। फोर्थ शेड्यूल इज रिलेटेड विद द एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। चौथी अनुसूची का संबंध राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। भारतीय संविधान में आप जानते हैं कुल कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची हैं। इसको भी आप संविधान वाले जो मेरा वीडियो उस पर देख लीजिएगा पूरा। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि थोड़ा डीप क्वेश्चन है, लघु कृषक विकास योजना, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट स्कीम्स, लघु कृषक विकास योजना कब प्रारंभ की गई देश में? तो इसका आंसर क्या होगा? 1971 में स्टार्ट की गई, 1971 में स्टार्ट की गई। एंड दिस स्कीम वाज लॉन्च 1818 ब्लॉक खंड, 1818 विकास खंडों से प्रारंभ की गई। और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी, कभी पूछ ले अगर आपको कि लघु कृषक विकास योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ, तो असम के कामरूप जिले से प्रारंभ हुआ, कामरूप असम से हुआ। और इसका बेसिक इस स्कीम का मोटो क्या था? जो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं, जो छोटे और सीमांत किसान हैं, उनकी स्थिति का अध्ययन करना, उनका मूल्यांकन करना और उनके विकास की योजनाएं बनाना। तो स्टार्टिंग कब से हुई लघु कृषक विकास योजना की? 1971 से हुई। कहाँ से हुई? कामरूप असम से हुई। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, घटिया क्वेश्चन इन सेशन में, घटिया इसलिए कि आपको मिलता ही मिलता है। एक वैरायटी है, क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का है, कृषि का है, टिटकेल। तो टिटकेल जो है ये किन दो फसलों को मिलाकर बनी है, या किन दो फसलों का क्रॉस है, या किन दो फसलों की संकर प्रजाति है? तो टिटकेल का निर्माण गेहूं व राई, गेहूं मतलब व्हीट, राई मीन्स मस्टर्ड, गेहूं व राई के क्रॉस से बना करके हमने क्या बनाया है? टिटकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11th होगा, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR ये नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना
1977 में हुए थे और इसके 10 रीजनल ऑफिस हैं, 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, आपसे याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो साइंस का क्वेश्चन है, रट लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेट्राप्लाजिया या टेट्राप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया का संबंध किससे है? तो बायो का क्वेश्चन है ये। इसका संबंध जब किसी व्यक्ति के या किसी मनुष्य के बोथ हैंड्स एंड लेग्स, दोनों हाथों व पैरों का पक्षाघात हो जाए या पैरालिसिस हो जाए, दोनों हाथों पैरों में, हैंड एंड लेग्स बोथ में, तो उसको हम कहते हैं टेट्राप्लेजिया, आइदर क्वाड्रीप्लेजिया। टेट्राप्लेजिया को ही क्वाड्रीप्लेजिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत महत्वपूर्ण वनडे एग्जाम्स में, टिक कर लीजिए, महा घटिया क्वेश्चन, लेकिन रट लीजिए। पहले तो आप ये जानिए कि भारत में या देश में हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का सर्वोच्च प्राइज कौन सा होता है? तो देश में खेल का जो सर्वोच्च प्राइज होता है वो होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये प्रारंभ कब से हुआ? 1991-92 से। देश का सर्वोच्च हाईएस्ट स्पोर्ट्स प्राइज कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। स्टार्टेड फ्रॉम 92 1991-92 में स्टार्ट किया गया और पहली बार ये किसे दिया गया? तो इसका आंसर होगा शतरंज के महान प्लेयर, चेस के महान प्लेयर विश्वनाथन आनंद को पहली बार ये दिया गया था। किसको दिया गया था? विश्वनाथन आनंद। मीन्स राजीव गांधी खेल रत्न स्पोर्ट्स अवार्ड के जो फर्स्ट पहली बार जिसको दिया गया विश्वनाथन आनंद को, और इसके तहत जो पहले अमाउंट मिलता था 7.5 लाख, पहले 7.5 लाख रुपए मिलता था, बट अभी सरकार ने बढ़ाकर इसका कितना कर दिया है? 25 लाख। तो तीनों फैक्ट याद रखना है। स्टार्ट कब से हुआ? 91-92 पहली बार किसको मिला? विश्वनाथन आनंद को। अब इसमें कितने अमाउंट मिलता है, कितने रुपए की राशि मिलती है? 25 लाख रुपए की। पहले कितनी थी? 7.5। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में स्पोर्ट्स के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और स्पोर्ट्स में एक और पुरस्कार जो होता है अर्जुन पुरस्कार, वो कब से मिलना शुरू हुआ था? 1961 में। ठीक है। जो अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूपी में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब से की गई? तो इसका आंसर होगा 25 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ की गई। और इसमें क्या है कि ये जो स्कीम है अधिकतम 2 बेटियों तक ही सीमित है। अधिकतम 2 बेटियों को ही इसका लाभ मिलेगा। और ऐसे परिवार जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए वार्षिक आय है, उन्हीं को इस स्कीम में लाभ मिलेगा। और इसमें क्या होगा कि बेटी के जन्म से लेकर स्नातक के प्रवेश तक उसको 15,000 रुपए दिए जाएंगे। याद रखना इसको। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मिनिमम ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन की सबसे कम वृद्धि दर, जनसंख्या की सबसे कम वृद्धि दर किस राज्य में रही है? तो नागालैंड में रही है। माइनस चली गई है, -0.58। मतलब 2001 से 11 के दौरान जो सबसे कम डिकेट ग्रोथ रेट हुई है, पॉपुलेशन में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है, वो नागालैंड में रही है, -0.58। आश्चर्यजनक बात यह है कि 1991 से 2001 वाले सेंसस में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई थी? नागालैंड में हुई थी। इस बार सबसे कम हुई है। और अगर इस बार पूछें 2011 की जनगणना में सर्वाधिक मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ पर रही है, तो उसका आंसर मेघालय है, 27.95। एंड मिनिमम कहाँ पर रही है? नागालैंड, 0.58। तो ये आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज का हमारा S3 वीडियो समाप्त हुआ। और फिर पढ़ लीजिए, इनको रट लीजिए, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और दुगने उत्साह और जोश के साथ जुड़िए, और जिन किसी को भी इनकी आवश्यकता है उनको भी इसको फॉरवर्ड करिए, और उतना ही पढ़िए जितना आपके काम का हो। अधिक पढ़ने का समय नहीं है। स्मार्ट लर्निंग से चलिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। और होता कैसे नहीं तो सब जानते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।